आरिस आम बच्चों की तरह बिल्कुल फिट थे, ग्राउंड पे जाते थे, खेलते थे। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। चले भी जाओगे तो इंतजार में मैं सारी जिंदगी यही गुजार दूं। चले भी जाओगे चले भी जाओगे तो तुम्हारे इंतज़ार में मैं पूरी ज़िंदगी यहीं गुजार दूं। बड़ा अच्छा सॉन्ग अभी हम लोगों ने सुना। ये मोहम्मद आरिस हैं। कुछ दिन पहले की बात है, कुछ वक्त पहले की बात है। आरिस आम बच्चों की तरह बिल्कुल फिट थे, ग्राउंड पे जाते थे, खेलते थे। अचानक इनकी ज़िंदगी में एक बदलाव आता है। आप लोगों ने सुना होगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर इंसान की जो मसल्स होती हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद हो जाती हैं। आरिस के साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना प्यारा बच्चा है, 10 साल इसकी उम्र है और अभी इन सब ये हालात से संघर्ष कर रहा है। इनकी फैमिली इनके साथ कर रही है, लेकिन सबकी आंखों में एक उम्मीद है, एक चमक है। थोड़ी सी बात करेंगे अब पहले हम आरिस के बारे में। इनकी जो माँ है, क्या नाम है आपका? मेरा जरीन नाम है। जरीन। जी। जरीन, सबसे पहले तो आपको रमज़ान की मुबारकबाद। कैसे चल रहे हैं रोज़े? रोज़े बहुत अच्छे चल रहे हैं। रोज़ों के बीच में आरिस का ख्याल कैसे रखती हैं? आरिस का बस ऐसे ही रूटीन है मेरा, वो तो वैसे ही जैसे रोज़ रखते थे वैसे ही आरिस का ख्याल अब भी रखवा। पहले आरिस एकदम फिट थे, सब जगह आना जाना। जी जी बिल्कुल, हर जगह जाना आना था। अब वो चीज़ उतनी नहीं रह गई है। अब थोड़ी कैसे कैसे क्या प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी? ये 6 साल के जब हुए तो इन्हें चलने में पहले दिक्कत हुई, फिर जीने भी नहीं चढ़ने में। फिर जब इनको डॉक्टर को दिखाया, टेस्टिंग करवाई तो इन्हें ये बीमारी पता चली। जी। तो फिर कैसे क्या रूटीन, इनका डेली रूटीन क्या होता है, कैसे आप इनका ख्याल करते ये सुबह उठने के बाद मतलब ये ख़ुद से करवट नहीं ले पाते हैं, ख़ुद से उठ नहीं पाते हैं। तो ये रोज़ का है कि रात में भी जितनी बार करवट दिलानी है हम दिलाएंगे, उठा के बैठालना, लेटालना, हर चीज़ के लिए मतलब इनको जो है मेरे ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है यार इसको। क्या आरिस को क्या पसंद है, क्या खाता है, क्या खाने में इसको क्या पसंद है? यार इसको सबसे ज़्यादा बिरयानी पसंद है। वाह, क्या बात है। बिरयानी कौन बनाता है? अच्छी मार्केट की अच्छी लगती है कि अम्मा के हाथ की? अम्मा की याद की। अम्मा के हाथ की। चिकन की मटन? चिकन दोनों दोनों खाते दोनों अच्छी लगती हैं। क्या बात है। क्या क्या दिक्कत होती है इसको? इनको बस यही दिक्कत है कि ये चल तो पा नहीं रहे हैं, हाथ उठाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम है और बाकी उठने में धीरे धीरे जो इसकी ताकत थी, पावर है, वो कम होती जा रही है। वो थोड़ी कम हुई है धीरे धीरे। जी, हाथों की भी कुछ कम हुई है। पहले ये पूरा हाथ ऊपर उठा लेते थे और अब ये खुद से वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं जी, 2 बड़ी बेटियाँ और ये आरिस, ये तीसरे नंबर पे। ये इकलौते बेटे हैं आपके? ये मेरे इकलौते बेटे हैं। अच्छा अच्छा। अरे इसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है ना? अजय भाई, कैसे एकदम से ज़िंदगी में बदलाव आया? क्योंकि हम लोगों ने भी इस बच्चे को देखा है और यहाँ केडी सिंह स्टेडियम में जो वो स्टेट लेवल टूर्नामेंट होते थे उसमें बच्चा जाता था बाउंड्री पे बॉल उठाने के लिए। बॉल बॉय था साइड में जो बैठते हैं। जी, एक्चुअली में ये पैदाइशी एकदम नॉर्मल थे जैसे सारे बच्चे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और खेलना कूदना, बाहर जाना, हम स्टेडियम में जब भी कोई टूर्नामेंट होता था हम लेके जाते थे, ये वहाँ पूरा एंजॉय करते थे। और भी बच्चे जाते थे, मेरे जो दोनों बेटियाँ वो भी जाती थी साथ में क्योंकि अब वो बड़ी हो गई तो अब उनका कहीं जाने आने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। ये अब भी चाहते हैं कि हम स्टेडियम तक जाएं और वहाँ खेलें या जो बच्चे खेल रहे हैं उनको देखें, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अब ये खुद से चल नहीं सकते इनको लेके। आपको कैसे पता चला, शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअली में कोविड के टाइम पे हम लोग गांव में थे। उसके बाद वहाँ से जब आए तो ये अपना पंजों के बल इन्होंने चलना शुरू किया। तो जब ने नोटिस किया तो मैंने यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर अमित वर्मा हैं ऑर्थो के,
उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि बच्चे का फ्लैट फुट है, तो इसके लिए उन्होंने कुशन्स आते हैं वो शू के अंदर लगते हैं, उसको बताया कि इसको आप लाइए उसको और बच्चे को पहनाइए, 6 महीने में रिकवरी हो जाएगी। तो वो मैं लाल बाग से ख़रीद के लेके आया और 6 महीने बच्चे ने पहने भी, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर उन्होंने एक टेस्ट लिखा जो उस बीमारी से रिलेटेड था, उनको कुछ डाउट लगा तो हमने वो टेस्ट कराया तो उसमें वो कंफर्म हुआ कि ये बीमारी है इनको। तो उन्होंने जी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। फिर उन्होंने हमसे ये कहा कि आप मेडिकल कॉलेज चले जाइए, उनके कोई जानने वाले डॉक्टर थे, सीनियर प्रोफेसर हैं वहाँ पे, उनसे जाके आप कंसल्ट करिए। तो मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ तो मेरे पास तो इसका इलाज है नहीं, तो उन्होंने मुझे जेनेटिक डिपार्टमेंट भेज दिया। वहाँ से मुझे पीजीआई रिफ़र किया गया, फिर मैं पीजीआई गया, वहाँ टेस्टिंग वगैरह हुई तो उन्होंने भी मना कर दिया कि अभी फ़िलहाल कोई इलाज नहीं है, और अगर इलाज है भी तो वो बहुत महंगा है। उस टाइम पे उन्होंने 7 से 8 करोड़ रुपए का खर्च बताया था मुझे, इंजेक्शन जो इसके आठ जी जो जेन थेरेपी होती है। लेकिन उस टाइम तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था मेरा कि हम क्या करें। बहरहाल वहाँ पे एक एनजीओ थी, वहाँ पे रजिस्टर करवाया था उन्होंने वहाँ से, लेकिन अभी तक तो मुझे कोई कॉल वगैरह आया नहीं। और कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताई थी वो, उसके बाद फिर वो घर पे रूटीन में वही सब चलता रहा। बाकी बीच बीच में कभी होम्योपैथ की दवा, एलोपैथ की दवा, और कभी कोई हकीम की दवा या फिजियो, या जैसे अम्बेडकर नगर से एक डॉक्टर आते थे तो वो एक्वा प्रेशर के डॉक्टर थे, तो उनके पास जब भी जाते थे तो वो कभी मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि बच्चा नहीं चलेगा। वो कहते थे आपको जो हम बता रहे हैं आप उसको करते रहिए और ये एक दिन चलेगा। कुछ पीठ की एक्सरसाइज थी इनके कमर से और सर के ऊपर से लेके नीचे तक करनी थी, और कुछ पॉइंट्स बनाए थे उन्होंने हाथ में, उसमें वो एक सिलाई थी उससे प्रेस करते थे। तो वो इलाज करीब 4-5 महीने हम लोग ने किया, वो अपना घर में ट्रीटमेंट चलता था उनका। क्योंकि उनका अपना खुद का वहाँ एक सेंटर था अम्बेडकर नगर में, तो वहाँ पेशेंट ज़्यादा रहते थे, तो उनका आना यहाँ बंद हो गया। फिर हमारी बात हुई फैज़ी भाई से जो मसौली के हैं, उनके बेटे को भी इस तरह की बीमारी है, तो उन्होंने हमें बताया कि हमने वहाँ बेंगलोर से इलाज किया है, आप वहाँ जाइए, एक बार जाइएगा ज़रूर। उन्होंने मतलब हमें फोर्स किया कि आप जाइएगा ज़रूर वहाँ पे। तो हमारा जाना हुआ बेंगलोर। वहाँ हमने जब इनको दिखाया तो वहाँ डॉक्टर ने मुझे जो बताया कि जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको क्योर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो है उनको बचाया जा सकता है। तो अभी मैं अभी दूसरी बार गया था, अभी फरवरी में, जनवरी में गया था मैं और फरवरी में आया हूँ। तो मतलब अब वहाँ से जो दवाएं चल रही हैं, अल्लाह पे भरोसा है, बाकी दवाएं चल रही हैं, अल्लाह चाहेगा तो एक दिन ये सेहताब होंगे। और अच्छा, इनके बारे में जो कहते हैं जो इंजेक्शन लगाया जाता था 7 करोड़ 8 करोड़ 26 करोड़, ये क्या है? ये एक तरीके की जेन थेरेपी है, लेकिन अभी उसकी कॉस्ट तो मतलब पहले तो यूएस में थी, अभी सुनने में आया था कि दुबई में भी इसका प्रोसेस हो रहा है, लेकिन वो इतना कॉस्टली है कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, और हम जैसे लोग तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। जो बेंगलोर का ट्रीटमेंट है, जो मैं उन बच्चों के लिए भी, जो इंडिया में और भी बच्चे होंगे, कितना रेशियो वहाँ पता चला कि कितने बच्चे हैं? वहाँ पे जो डॉक्टर ने हमको रेशियो बताया वो लगभग नियर अबाउट 3.5 लाख बच्चों का है इंडिया में। और गवर्नमेंट के पास जो डेटा है, चूँकि गवर्नमेंट हर चीज़ का डेटा रखती है अपने पास कि क्या बीमारी हो रही है और कितनी हो रही है, किस तरीके से हो रही है, तो इस बीमारी का जो डेटा है वो गवर्नमेंट के पास लगभग 60,000 का है। जी। अच्छा, वहाँ बेंगलोर का ट्रीटमेंट महंगा है, कैसा है, क्या है? ट्रीटमेंट परेश भाई नॉर्मली है, जैसे यहाँ है वैसे वहाँ है, लेकिन बस जाना आना और रहना। एक्चुअली में इसकी डिटेल जो हमें डॉक्टर ने बताए थे, वो एक तरीके की एक चेन होती है। तो ये जो चेन हम लोग देखते हैं, जैसे आमतौर पे ये जो चेनें होती हैं, तो इसमें कोई अगर कड़ी टूट जाए तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है, या जैसे साइकिल की चेन है, अगर वो टूट जाए या बड़ी हो जाए तो उसको काट पीट के सही एकदम किया जा सकता है। लेकिन ये जो टिश्यू की चेन होती है, ये इसका जो उन्होंने दिखाया था डायग्राम हमको, तो वो बड़ा उल्टा सीधा है, तो उसमें एक भी चेन अगर ब्रेक हो जाती है तो वो दोबारा जुड़ती नहीं है। मेन मसला ये है। इस पे एक रिसर्च चल रहा है, अभी आया था कि अभी रिसर्च चल रहा है। रिसेंटली अभी जब हम गए थे पिछले महीने, तो डॉक्टर्स ने हमको इस बार दिलासा दिया कि आप परेशान न होइए, बहुत जल्द इसका इलाज
आने वाला है। और हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं नमाज में कि अल्लाह कोई ज़रिया बनाए बस। अच्छा, हम सबको उम्मीद है कि ज़रूर इलाज आएगा, क्योंकि ऊपर वाले ने रात बनाई है तो दिन भी बनाया है। इनकी केयर करते करते आप सब भी धीरे धीरे उसमें पूरी ज़िंदगी इससे रिलेटेड हो गई होगी। जी वो तो जाहिर सी बात है कि अब एक लौता बेटा है मेरा, तो 2 बेटियां और हैं मेरी। एक तो आईटी में पढ़ रही है, दूसरी हाई स्कूल में है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ज़िंदगी तो गुजर ही रही है अल्हम्दुलिल्लाह, नॉर्मल जैसे गुजरती है वो तो। आप भी बीमार हो गए थे सुना बीच में काफ़ी इसको लेके। जी मैं उम्रा करने गया था तो वापस आया, तो उससे पहले भी हमको 18 साल पहले भी हुआ था पैरालिसिस, हल्का सा हुआ था। इस बार भी हुआ 2024 में। उसके बाद अब वो किस वजह से हुआ था ये तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल था सब कुछ। हम रमज़ान का ही टाइम था, सवेरे उठे, सहरी की, फिर नमाज के लिए गए, वापस आए, थोड़ी देर लेटे, फिर बिटिया को स्कूल छोड़ने गए। लेकिन बच्चों की उससे रिकवरी बहुत अच्छी हुई है माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबकी दुआएं भी आपके साथ। बिल्कुल आप सबकी दुआएं हैं। और ये हम लोगों ने बातें कर ली जो मिसहैपनिंग हुई, बुरा दौर गुजरा हुआ, इन सब के बीच में उम्मीद हमेशा ऊपर वाले ने कहा है कि बिल्कुल उम्मीद तो दुनिया कायम है, और हमें पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि एक अब ये बताइए कि इनको, इनका दिल बहलाने के लिए, इनको फिट रखने के लिए क्या क्या इनके साथ मस्ती भी होती है? बिल्कुल बिल्कुल हर तरीके की मस्ती होती है। इनके साथ खेलते हैं हम लोग, इनको यूनो खेलना बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग बचपन में एक गेम खेलते होंगे, आपको भी याद होगा, वो चोर सिपाही वाला जो पर्ची उछाल के खेलते हैं। तो इनके कज़िन वगैरह जब आ जाते हैं तो उनके साथ ये खेलते हैं, और मतलब इस तरीके से खेलते हैं कि हम लोग इंटरटेन होते हैं उससे। अच्छा, मूवी दिखाने ले जाते हैं इनको? नहीं, एक्चुअली में इनको क्राउड से जो है वो एलर्जी भी है, इनकी तबीयत भी ख़राब होने लगती है, तो डॉक्टर्स ने मना कर रखा है कि क्राउड प्लेसेस पे इनको नहीं ले जा सकते। हाँ, तो घर में भी तेज़ आवाज़ में हम लोग बात नहीं करते हैं। टीवी का वॉल्यूम भी अगर कुछ देख रहे हैं या खुद ये देखते हैं या मोबाइल में भी, तो बहुत स्लो। और तुम्हें पहले तो क्रिकेट का बहुत शौक था, क्रिकेट के मैच देखते हो कि नहीं देखते हो? अभी नहीं देखता हूँ। अब नहीं देखते हो? पहले तो तुम खेलते भी थे, क्रिकेट देखते भी बहुत मज़ा बहुत आता है क्रिकेट में। हैं। खेलने में कि देखने में? खेलने में। है, देखने में अब उतना मज़ा नहीं देखने में उतना मज़ा नहीं आता है। आता। कौन सा फेवरेट तुम्हारा प्लेयर था? विराट कोहली। अरे यार, कोहली, सबको कोहली क्यों पसंद आते हैं इतना, ये बताओ। हैं? उससे अच्छा कोई नहीं है? उससे अच्छा वही लगते हैं। हैं? अच्छा, हीरो कौन सबसे अच्छा लगता है? शक्तिमान। शक्तिमान। मजाक कर रहा हूँ। स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन। ओहो, मतलब ये देसी शाहरुख सलमान सब गए, फ्लॉप हो गए। हाँ हाँ बताइए। धर्मेंद्र भी तो उनके फेवरेट हीरो हैं। धर्मेंद्र। हाँ? सच्ची में। कौन सी धर्मेंद्र की पिक्चर देखी तुम? शोले। अरे वाह, क्या नाम बताओ, शोले में नाम क्या था उसका? क्या नाम था? वीरू से टक्कर। हाँ, वीरू नाम था। वीरू, हैं? बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे क्या डायलॉग मारा है। अच्छा ये बताओ, पढ़ाई भी करते हो कि नहीं? मज़ा आता है पढ़ाई करने में। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है तुमको? मैथ्स। अरे क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, टाइम कैसे पास करते हो? अप्पी के साथ खेलने में मज़ा आता है कि मम्मा के साथ खेलने में मज़ा आता है कि पापा के साथ? के साथ खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, कौन सा गेम खेलते हो अप्पी के साथ? गाना गाना। अच्छा, गाने। हाँ, गाना। अंताक्षरी होती है कि नहीं होती? वो नहीं होती है, लेकिन हाँ टीवी पे गाने में जाके हम लोग, कौन सा गाना? वही जो एलपी सुनती है वो भी मैं सुनने लगता हूँ। गाते भी, अप्पी भी गाती है? हाँ। तुम गा के तो सुनाओ। मेरी जिंदगी है तू, वो वाला। मेरी ज़िंदगी है तो ये सभी की ज़िंदगी है। ये इन मोबाइल में फ्री फायर गेम भी खेलते हैं, और ठीक ठाक रैंक है इनकी, और इन्होंने अपना खुद का चैनल भी बना रखा है। यार मुझे तो खेल के दिखाओ भैया फिर। फ्री फायर? और उसके लिए अपना चैनल बना रखा है? किस नाम से है तुम्हारा चैनल? आरिस। ये। क्या बात है, अरे वाह। दिखाऊं गेम प्ले? हाँ दिखाओ यार, बिल्कुल दिखाओ।
कौन सी रैंक है तुम्हारी? मेरी इलाइट हीरोइक। अच्छा आप ये बताइए, बेटा और फिर बीच में ये भी बीमार हो गया, तब कैसा लग रहा था? ना ये पता नहीं क्यों यकीन रहता है, आरिस के लिए तो बहुत ज़्यादा रहता है कि ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे इनकी फिज़ियोथेरेपी रेगुलर होती है लेकिन उतने अच्छे से नहीं करा पाते हैं, तो हमें लगता है कि फ़िज़ियोथेरेपी बहुत अच्छे से हो तो शायद आरिस चलने भी लगे। जी क्यों नहीं करा पाती? मतलब यहाँ कोई मिलता नहीं होगा रेगुलर आने वाला, रेगुलर कोई आने वाला नहीं मिलता है सबसे, और लेके जाना इनको एक मुश्किल था। लेके जाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपने बताया कि भीड़ से भी इनको उलझन होती है और ऐसी जगह मना भी किया। बस यही वजह है कि बहुत मतलब कोई भी फिज़ियोथेरेपिस्ट ऐसे करीब में है नहीं जहाँ पे हम लेके जा पाए इन्हें, तो ज़्यादातर इन्हें हम खुद ही कराते हैं, तो वो उतना अच्छे से हो नहीं पाती है। ये आरिस ज़्यादा परेशान करते हैं कि आसिफ परेशान है? नहीं परेशान कोई नहीं करता है सबसे अच्छी बात यही है कि ये लोग परेशान नहीं करते। ये बिरयानी की आपकी बहुत तारीफ है, कहाँ बनाना सीखे? घर पे सीखा है आपने? ये इन्होंने कर दी है तारीफ वरना तो बाहर की पसंद है। वरना तो मुझे बाहर की अच्छी लगती है। मेरी वीडियो व्यूज़ आए हैं। व्यूज आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं भाई? अरे क्या बात है। तो क्या क्या लगता है कि कैसे आप इनका ट्रीटमेंट करा पाएंगे? देखिए इनके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ने भी क्राउड फंडिंग के लिए ही कहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट है उसकी। तो एक्सॉन थेरेपी और जीन थेरेपी, ये दो थेरेपी उन्होंने बताई हैं कि ये इसका इलाज है। क्या है एक्सॉन थेरेपी? एक्सॉन थेरेपी भी जीन थेरेपी की तरह ही है। उसमें उन्होंने ऐसा बताया कि जैसे जो चीज़ें इनकी वो हो चुकी हैं, मसल्स डैमेज हो चुके हैं, तो उनको ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन आगे उसको जैसे कि बीच से एक पन्ना उन्होंने स्किप कर दिया और आगे उसको जोड़ दिया इस तरह से, तो वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मतलब आगे का और प्रॉब्लम्स होने से, कॉम्प्लिकेशन होने से उसको रोका जा सकता है। कितना खर्चा आएगा इसमें? इसमें भी मतलब करोड़ों में ही है खर्चा, लेकिन एकदम सही कॉस्ट नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। ये सब है फॉरेन में ही, शायद यूके में, यूरोप में ऐसा है। और यहाँ पर भी अगर किसी बच्चे की ये थेरेपी होगी तो वो एम्स में या बॉम्बे के किसी बड़े हॉस्पिटल में, बाकी हर जगह है भी नहीं। अच्छा आप दोनों से अगर कोई एनजीओ, कोई आप लोगों के सपोर्ट में आए, तो आप लोग यहाँ से लेके फ़ौरन कहीं भी जाएंगे बच्चों को दिखाने? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। अगर हमें इस तरह की कोई इमदाद मिलती है तो जाहिर सी बात है, सब कुछ जानते हैं आप आज के टाइम में। अभी क्या कर रहे हैं? इसके चक्कर में आप कोई जॉब कर पा रहे हैं कि नहीं? नहीं, हम कोई जॉब नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा काम जो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो कंस्ट्रक्शन का काम ही है, तो इस टाइम तो खाली हैं क्योंकि रमज़ान भी चल रहे हैं। बहुत कुछ कहना सुनना इस केस में क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में आप सब भी जानते हैं, जो हालात हैं उनके बारे में आप जान रहे हैं कि ये किसी एक आदमी या किसी एक एनजीओ के बस का नहीं है। तो जब पूरा क्राउड, पूरा समाज, हमारा समाज सामने आएगा, तभी इस बच्चे की मदद हो सकती है। और ये आरिस के साथ जो हुआ है, ये ऊपर वाला किसी के साथ कर सकता था, किसी के साथ हो जाता है, हो सकता है। तो आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है इस बच्चे को, आप सबकी मदद की ज़रूरत है इस बच्चे को। ये एक ऐसा परिवार है जो बहुत ही संकोची है, किसी के सामने कोई बात नहीं कह सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और इस टॉपिक पे भी जब हमने इन लोगों से बात की तो बड़ी मुश्किल से ये लोग इस बात पे राज़ी हुए हैं। लेकिन हमारी ज़रूरत है, हमारे समाज की ज़रूरत है कि हम आगे बढ़ें और हम सब मिलकर ही कुछ बदल सकते हैं, इस समाज को बदल सकते हैं। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद।